9 अक्टूबर 2024 को भारत देश के रतन सर रतन टाटा जी का निधन हो गया था और उसके बाद पूरा देश रो रहा था, गम में था, दुखी था, परेशान था, क्योंकि इस देश को सब कुछ देने वाला एक ऐसा इकलौता शख्स सर रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप ने इस देश को क्या क्या दिया है? अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी ना किसी प्रोडक्ट से पाला जरूर पड़ता होगा। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर नजर डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नजर जरूर जाती होगी, और यहां का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे टाटा ग्रुप ही ऑन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज्यादा कंपनियां हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। अब यहां आपको लगता होगा कि ये सब सफलता रतन टाटा की हिम्मत और विजन से आई है। हाँ, उनका कंट्रीब्यूशन तो जरूर है, लेकिन ये एम्पायर जो हम देखते हैं, इसकी कामयाबी की कड़ियां 150 साल पीछे जाकर मिलती हैं। आज इस वीडियो में हम कहानी के कई सारे परत खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे एक विजनरी ने अपने सपनों को सच कर दिखाया और टाटा ग्रुप को बनाया एक ग्लोबल पावर हाउस। टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट 150 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि 100 से ज्यादा देशों में टाटा ग्रुप अपने ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। 2024 के एस्टिमेट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप का कैपिटल $403 बिलियन का है, जो कि इंडियन करेंसी में 33,500 अरब है। जबकि पाकिस्तानी रुपीस में बात की जाए तो यह नंबर इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है वो एक नहीं 2 बार उतारा जा सकता है। गाड़ियां हो या ज्वेलरी, नमक हो या चाय, एयरलाइंस इंडस्ट्री से लेकर एयर स्टेज सर्विस तक टाटा ग्रुप 24 से ज्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज में अपने पैर जमाए हुए बैठा है। कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी टाटा ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 500 रुपए से शुरू किया था। जमशेद जी अपने फादर के साथ कॉटन के ट्रेडिंग का काम करते थे और 1868 में उन्होंने अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। जो कॉटन वो बेचते थे वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होती थी और उसमें से कुछ टेक्सटाइल मिल्स खरीद कर कपड़े सूरत में बेचते थे। इस तरह जमशेद जी को आइडिया आया कि कॉटन जो मिल है उसकी शुरुआत की जाए, इसके साथ साथ एक टेक्सटाइल मिल भी लगाना चाहिए। लेकिन मिल लगाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और इतने पैसे नए बिजनेस में लगाना काफी रिस्की था। उस वक्त चिंचपोकली में एक ऑयल मिल काफी नुकसान में जा रही थी और अल्टीमेटली वो बैंकक्रप्ट हो गई, तो उन्होंने सस्ते दामों पर उस ऑयल मिल को खरीदा और उसको कॉटन मिल में कन्वर्ट करके चलाना शुरू किया। उस मिल को अलेक्जेंड्रा का नाम दिया गया। 2 सालों के बाद उन्होंने उस मिल को जो नुकसान में जा रही थी उसे प्रॉफिट पे बेचा और एक नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के जितने पैसे जमा कर लिए, और उस वक्त बॉम्बे कॉटन की मार्केट का हब था, जिसे कॉटन ओपोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। जमशेद जी का ताल्लुक खुद भी बॉम्बे से ही था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी नई कॉटन मिल बॉम्बे से 770 किलोमीटर दूर नागपुर में एस्टेब्लिश की। इस नई मिल को इंप्रेस मिल का नाम दिया गया, जिस पर बॉम्बे के लोगों ने उनको कॉटन के मार्केट से इतना दूर मिल बनाने पर बहुत ताने भी दिए। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि जब बॉम्बे कॉटन की मार्केट का हब है तो जमशेद जी नागपुर में मिल क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हैं। पर वक्त ने साबित किया कि जमशेद जी का यह फैसला बहुत अच्छा था। पहला यह कि रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की फसलें ज्यादातर नागपुर के करीब होती थी, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की सप्लाई का इनको कोई मसला नहीं था। दूसरा रीजन यह था कि वाटर सप्लाई, कॉटन को कपड़ा बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारा पानी चाहिए होता है और नागपुर के पास कई नदियां और झीलें हैं, जिनकी वजह से पानी की सप्लाई का भी मसला खत्म हो गया। तीसरा रीजन था मजदूरों की अवेलेबिलिटी और कम दामों में, क्योंकि बॉम्बे जैसे शहरों में मजदूरों की डिमांड ज्यादा थी, इसी वजह से वहां अक्सर मजदूरों की शॉर्टेज होती रहती थी और शहर में कॉस्ट ऑफ उसकी जो कास्ट थी वो भी ज्यादा होने लगी थी, जिसकी वजह से उनका रेट भी ज्यादा था और नागपुर में बेरोजगारी ज्यादा होने की वजह से यहाँ रेट बहुत कम और अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। अब क्योंकि ये एरिया इस एरिया में पहले कोई कॉटन मिल नहीं थी, इसी वजह से वहां के मजदूर ज्यादा ट्रेंड नहीं थे, उन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। जमशेद जी ने देखा कि वर्कर्स काम पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब ज्यादा वर्कर छुट्टी लेते थे, ये बात जमशेद जी टाटा को बहुत परेशान करके रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस मसले को जो सॉल्व किया उसके लिए आज से 150 साल पहले एक ऐसा तरीका अपनाया जो आज के मॉडर्न एरा के भी लोग बहुत ही मुश्किल से कर पाते हैं। उन्होंने वर्कर्स को डांटने और उनकी सैलरी काटने के बजाय उन्हें और ज्यादा फैसिलिटी देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसी स्कीम इंड्रोस की कि उनकी फैक्ट्रीज के तमाम वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलेगी, उनकी मेडिकल इंश्योरेंस भी होगी कराई जाएगी और उनके लिए जो एंटरटेनमेंट के लिए एक्सपोर्ट और फैमिली डोज भी दिया जाएगा। परफॉर्मेंस करने के लिए वर्कर्स को सबके सामने इनाम भी दिया जाएगा, यानी जिस तरीके से काम करेंगे उसको और प्रोत्साहित किया गया उन लोगों को। लेकिन उस दौर में ऐसा करना किसी ख्वाब से कम नहीं था और मजे की बात यह थी कि उनकी ये स्कीम काम भी कर गई। वर्कर खुद को वैल्यूड फील करने लगे और वो कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करने लगे। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है और अपना यही मिशन लिए वो कोशिश करते गए। उन्होंने मजीद कंपनियां लगाना शुरू कर दिया। उस वक्त सिल्क बहुत प्रीमियम कपड़ा समझा जाता था और उसमें सबसे ए क्लास सिल्क फ्रांस से इंपोर्ट होता था।
फ्रेंच सिल्क वर्म पूरी दुनिया में बेहतरीन सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते थे। जमशेदजी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्क वर्म की ब्रीड इंडिया में लेकर आए, लेकिन मसला यह था कि ये सिल्क वर्म सिर्फ यूरोप के क्लाइमेट में ही अच्छा प्रोडक्शन देते थे और इस वजह से इंडिया में उनका सर्वाइव करना काफी मुश्किल था। लिहाजा उन्होंने बेंगलोर में एक सिल्क फर्म एस्टेब्लिश किया, जहां का क्लाइमेट इस खास सिल्क वर्म के लिए काफी बेहतर तो था लेकिन परफेक्ट नहीं था। शुरुआत में उन्होंने काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा, जैसा कि फ्रेंच सिल्क वर्म में अक्सर बीमारियां फूट पड़ती हैं। इन मसलों को फिक्स करने के लिए पहली बार कंट्रोल एनवायरनमेंट सिल्क वर्म की जो फार्मिंग का जो कांसेप्ट था वो जमशेद टाटा जी लेकर आए थे इंडिया। खुशकिस्मती से ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और इस तरह से जमशेद जी टाटा ने सिल्क की सूरत में जो है सिल्क का एक बड़ा कारखाना शुरू कर दिया, प्रोडक्शन उसका शुरू करवा दिया। आज इंडिया दुनिया के सबसे बड़े सिल्क प्रोड्यूसर में से एक है और ये सब उन सबके एक्सपेरिमेंट, इनोवेशन और रिसर्च की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। जमशेद जी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को टारगेट किया और 1885 में पौंडीचेरी में एक कंपनी बनाई जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेक्सटाइल्स को फ्रेंच कॉलोनी के बीच में जो इंट्रोड्यूस कराना था। लेकिन ये आइडिया कम डिमांड की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कॉटन के अलावा वो अपना नेटवर्क और भी बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती है वो पूरी तरह से इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। उनके टोटल चार ख्वाब थे, आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। पर सिर्फ होटल ही वो ऐसा सपना था जिसको वो पूरा होते हुए देख पाए और ये था द ताज होटल, जो 1903 में कंप्लीट हुआ था बनकर। जब ताजमहल होटल पहली बार खोला गया तो इंडिया का पहला होटल था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन्स, एलिवेटर्स और टर्किश बाथ भी इसमें इंस्टॉल किए गए। शुरुआत में ताजमहल होटल के रूम्स का रेंट सिर्फ ₹1 हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। ताजमहल होटल खोलने के पीछे क्या वजह था, इसके बारे में कई कहानियां मशहूर। कहा जाता है कि एक बार जमशेद जी वो मुंबई में मशहूर वाटसन होटल, जिसे आज एस्प्लेनेड मेंशन भी कहा जाता है, में जाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए बनाया गया था। इसी वजह से उन्होंने ताजमहल होटल बनाने का फैसला किया। लेकिन इस कहानी को चार्ल्स एलन नामी एक राइटर ने झूठा करार दिया और लिखा कि जमशेद जी इतनी छोटी सी बात को दिल पर नहीं ले सकते थे, बल्कि उनको अपने शहर बॉम्बे को उनसे काफी लगाव था और वो अपने होम टाउन को एक गिफ्ट देना चाहते थे। ताजमहल होटल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि उसके हर रूम में समंदर का नजारा इस तरह दिखाई दे, ऐसा मालूम हो कि होटल समंदर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। उस दौरान में ब्रिटिशर्स तेजी से पूरे ब्रिटिश इंडिया में रेलवे नेटवर्क बिछा रहे थे। इसमें लगने वाला हजारों लाखों टन लोहा ब्रिटेन से इंपोर्ट किया जाता था। जमशेद जी का ख्वाब था कि वो इंडिया के स्टील प्लांट यहां पर मैन्युफैक्चर करें और इसके चलते उन्होंने पूरे भारत में स्टील बनाने के लिए आयरन रिजर्व को ढूंढना शुरू कर दिया और 17 साल तक यह तलाश जारी रही और बिल आखिरकार बंगाल में आयरन रिजर्व मिल ही गया। 1895 पर स्टील प्लांट का आगाज कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से स्टील बनते हुए देखना जमशेद जी के नसीब में नहीं था। 1904 में जमशेद जी की डेथ हो गई और उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके बेटे दोराबजी टाटा को मैदान में आना पड़ा। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वॉर में इसी प्लांट के जरिए ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टील की डिमांड को पूरा किया था। दोराबजी टाटा के सरब में टाटा ग्रुप तेजी से तरक्की करने लगा। 1910 में टाटा पावर के नाम से इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी एस्टेब्लिश कर दी गई, जहां पर नेचुरल वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल लेक्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा और कई बड़ी इंडस्ट्रीज को इसी पावर प्लांट की तरह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर दिया गया। उस वक्त क्योंकि साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही थी और टाटा ग्रुप इंडिया को किसी सूरत पीछे देखना नहीं चाहता था, इसीलिए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर की बुनियाद रखी ताकि साइंस और रिसर्च की फील्ड में दुनिया का मुकाबला किया जा सके। और इसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया को अपना पहला कंप्यूटर और पहला एयरक्राफ्ट बनाने में काफी मदद की। टाटा ग्रुप खुद ही तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि वो वर्कर्स के लिए भी ऐसी फैसिलिटीज ला रहा था जिसे दुनिया में कोई और कंपनी नहीं अपना पा रही थी। वर्कर्स की शिफ्ट को 8 घंटे तक किया ताकि वो जल्दी खाली होकर अपने घर वापस चले जाए और अगले दिन चार्ज होकर फिर से अपने काम पर आए और अपने फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। और आज टाटा की ये पॉलिसी जो आज से 100 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, पूरी दुनिया में काम कर रही है। यहां दोराबजी टाटा की जिंदगी का भी फुल स्टॉप लग गया। 1932 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन इन 28 सालों में उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील, पावर और साइंस की कई ऐसी चीजें बनाकर इस देश के लिए उन्होंने नवाजा। रतन जी के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी उनके एक फैमिली मेंबर्स जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा एविएशन में एक्सपीरियंस रखते थे, इसीलिए कंट्रोल संभालते ही उन्होंने इरादा कर लिया था कि वो इंडिया को अपनी एयरलाइंस देंगे। जेआरडी टाटा ने टाटा एयरलाइंस की बुनियाद रखी, जो किसी इंकलाब से कम नहीं था। भारत को अपनी एयरलाइंस मिल चुकी थी, जिसकी पहली फ्लाइट को खुद
जो जेआरडी टाटा है उन्होंने उड़ाया था और इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट होने का जो खिताब है उन्होंने अपने नाम कर लिया था। लेकिन 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया में मौजूद काफी इंडस्ट्रीज को इंडियन सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें टाटा एयरलाइंस भी थी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया। अब बारी थी केमिकल इंडस्ट्रीज की। जेआरडी टाटा ने महसूस किया कि भारत में केमिकल इंडस्ट्रीज तो मौजूद है, लेकिन उनको अपने काम पूरे करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जैसा कि ग्लास, साबुन, सर्फ जैसे प्रोडक्ट बनाने के लिए कास्टिक सोडा और सोडा ऐश की जरूरत पड़ती है। मगर ये केमिकल इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किए जाते, उनको दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट किया जाता। इसी वजह से 1939 में टाटा केमिकल्स के नाम से एक कंपनी खोली गई जो इंडिया के लिए तमाम केमिकल खुद प्रोड्यूस करती थी। इस कंपनी ने फर्टिलाइजर और दूसरे सेक्टर्स में इंडिया को ग्रो करने में काफी मदद की। उसके बाद एक बार फिर से जेआरडी टाटा ने ट्रांसपोर्टेशन का रुख किया, ट्रक्स और इंजन्स बनाने वाली एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। और टाटा मोटर्स कई मॉडल्स के कार्स, ट्रक्स और दूसरे व्हीकल्स बनाना शुरू किया। टाटा मोटर्स आज भी इंडिया की मोटर इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है और यहां से गाड़ियां साउथ अफ्रीका भी भेजी जाती हैं और कई सारे अलग अलग देशों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद 1960 में जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बढ़ने लगी तो टाटा ग्रुप भी पीछे ना रहा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर और आईटी कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बना दी। 1984 में जेआरडी टाटा ने महसूस किया कि भारत में लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, चाय बहुत पीते हैं, लेकिन टाटा ग्रुप ने चाय की डिमांड को पूरा करने के लिए कदम उठाया। उन्होंने टाटा टी के नाम से एक कंपनी शुरू की और वो कंपनी दुनिया के चाय बनाने वाली कंपनियों में से आज एक बड़ा नाम है। इसके साथ साथ जेआरडी टाटा अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस की कमांड संभालने के लिए अपनी जिंदगी में ही अपने एक फैमिली मेंबर्स यूएसए से इंडिया उनको बुलाया और ये फैमिली मेंबर्स कोई और नहीं बल्कि सर रतन टाटा थे। शुरुआत में रतन टाटा को सिर्फ टाटा स्टील में जिम्मेदारियां दी गई और उन्होंने टाटा स्टील को लॉस से निकालकर प्रॉफिट तक पहुंचाया। जेआरडी टाटा बहुत इंप्रेस हुए और इसी वजह से उन्होंने 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। रतन टाटा क्योंकि मॉडर्न एरा के आदमी थे, इसीलिए वो हर चीज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने चेयरमैन बनते ही सोचा कि टाटा मोटर्स को कार्स और ट्रक्स को बनाता ही रहा है, लेकिन आज भी कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जिसकी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती हो, यानी कुछ ना कुछ पार्ट्स बाहर से ही इंपोर्ट करना हमें पड़ता है। इसलिए टाटा मोटर्स ने एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और 1998 में इंडिया की पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। टीसीएस जो सिर्फ पहले बेसिक डेटा एंट्री और मैनेजमेंट का काम करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का में शिफ्ट कर दिया गया और दुनिया की लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज लिस्ट में लाकर उसे खड़ा कर दिया गया। रतन टाटा के अंडर टाटा ग्रुप ने दुनिया के मशहूर ब्रांड्स को खरीदना भी शुरू कर दिया। कई सारे ब्रांड्स रतन टाटा के अंदर जब उन्होंने कमान सवाली चेयरमैन बने तो कई सारे ब्रांड्स को उन्होंने खरीदा। टाटा ने उस वक्त की मशहूर टी कंपनी टेटली टी को एक्वायर कर लिया। टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को और टाटा मोटर्स ने जगुआर को खरीदा। टाटा ग्रुप आज भी तेजी से तरक्की कर रहा है और जिंदगी के हर शबे में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। ये किसी एक शख्स की मेहनत नहीं है बल्कि 150 साल तक कई लोगों के खून पसीनों की कमाई है। कमाई का ये नतीजा है, कई सारे इंडियंस की मेहनत का ये नतीजा है। उम्मीद है कि वीडियो आपको भरपूर पसंद आया होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने पूरी चीजों को कवर किया है टाटा मोटर्स को लेकर, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की पूरी इतिहास को लेकर, आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अगर कुछ छूट गया है तो उस पॉइंट को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।